आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दो सौरभ शर्मा है सोलर सिस्टम में। एक सौरभ शर्मा का सच तो अधूरा सामने आया, उसके बाद वो दुबई भाग गया या उसको भगा दिया या जो भी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा सौरभ शर्मा का सच कब सामने आएगा जो पूरी व्यवस्था के इर्द गिर्द है, वो भी सामने आना चाहिए। दो सौरभ शर्मा है। ये लोग कौन है? चाहे सौरभ शर्मा हो, चाहे चेतन हो, चाहे राजेश शर्मा हो, इनकी भी मैंने कोशिश करी जानकारी खंगालने के लिए। मैंने कई पत्रकारों से भी पूछा, इंटेलिजेंस वालों से तक पूछा, लेकिन उनको तब जानकारी नहीं है कौन है चेतन, कौन है, कहां का रहने वाला है, असली नाम क्या है, ये अभी तक किसी को शायद ही पता हो उसकी जानकारी। लेकिन मैं आपके सामने लाऊंगा इनकी जानकारी। चेतन जो है, ये अपना असली नाम चेतन शुक्ला बताता है। एक गाड़ी चेतन गौड़ नाम से भी रजिस्टर्ड है, एक गाड़ी आरटीओ में चेतन शुक्ला नाम से भी रजिस्टर्ड है। ये मूल रूप से इसका पैतृक जो रहने वाला है, भिंड का है। धर्मपुरी कॉलोनी में इसका पैतृक निवास भी है और इसके पिताजी का, माताजी का, सबके नाम है, लेकिन मैं परिवार की तरफ जो व्यक्ति है उस पर ही फोकस करूंगा। ये पैतृक रूप से भिंड से निकल के फिर ग्वालियर से निकल के कोई मैडम है आरटीओ, उनके यहाँ अटैच होकर के फर्जी नाम बदल करके, क्योंकि काम ही फर्जी है तो नाम भी फर्जी होना स्वाभाविक है। इसको धीरे से इंदौर लेके गए और फिर इंदौर में जो है बड़े भ्रष्टाचार को इन्हें अंजाम दिया। ऐसे ही जो राजेश शर्मा है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, छोटी मामूली छोटी सी मछली है। ये सब बहुत छोटा चेहरा है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा के पीछे वास्तविकता में कोई मास्टरमाइंड है तो वो है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं। जो हमारे मध्य प्रदेश के थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वो सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैस के कितने पारिवारिक कहने या कितने करीबी रिश्ते रहे हैं। और पारिवारिक से भी ज्यादा मैं तो कहूंगा कि ये जो राजेश शर्मा है, इकबाल सिंह बैस के पपेट है। कि इनके ये सब चेहरा है कि पूरी जो संपत्ति है अर्जित करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नाम से, अब कोई ना कोई अधिकारी होगा, आईएएस होगा तो थोड़ा सा होशियारी करेगा, लेकिन हर होशियारी का अंत में खुलासा हो जाता है। तो इन्हें अपनी होशियारी से जो भी काले धन अर्जित किए, जो भी अपने शासनकाल में गड़बड़ियां करी, वो ज्यादातर राजेश शर्मा उनके परिवार के लोगों के नाम से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं कुछ चीजों के आपको प्रमाण भी दूंगा अभी। जो पूरा छापेमारी है, दो छापेमारी हुई है, क्योंकि इसका जो सृजन हुआ, जो जनक पूरी छापेमारी का या इन लोगों का जिनने गड़बड़ियां करी है, ये इकबाल सिंह बैस जब अपने पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल दौर में चल रहे थे, उस समय पर ये सारी चीजें शुरुआत हुई है। तो निश्चित ही उनसे सारे काम जुड़ते हैं। अब इकबाल सिंह बैस और राजेश शर्मा का गठजोड़ क्या? ये तो सब जानते हैं, करीबी है, वो उनके वहां बैठता था, जहां उनके ऑफिस है, उनके घरों में जाना है, तो ठीक है। लेकिन और मैं आपको थोड़ा सा व्यवसायिक गठजोड़ भी बताने की कोशिश करूंगा। एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क नाम से चल रहा है, ग्राम सेवनिया गांव में। यदि आप लोगों में से कोई वहां गया हो तो देखिएगा, और नहीं गया हो तो कृपया जाइएगा। मैं तो होके भी आया वहां पर, देख के भी आया, बट अपने आराम से क्या, मैंने बताया नहीं अपना परिचय, मैं देख कर भी आया। ग्राम सेवनिया गांव में जो काम चल रहा है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरी भोपाल की सौंदर्यता को, मास्टर प्लान को काट कर रखकर कैसे बेईमानी से भ्रष्टाचार किया जाता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं कह रहा हूं इसके तथ्य भी दूंगा, आप देखिएगा। वहां पर कुडाल बिल्डर्स के नाम पर एक जमीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी जमीन थी और बेशकीमती जमीन, और उसी जगह पर प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं इकबाल सिंह बैस और उनके परिवार के लोगों की। और इस संबंध में मैं आपको एक रजिस्ट्री, मेरे जो प्रेस नोट आएगा तो एक रजिस्ट्री भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये विक्रय पत्र है और इसमें नाम भी दिया हुआ है, इकबाल सिंह बैस का नाम, पैन कार्ड नंबर और उनके परिवार के लोगों का नाम, क्योंकि परिवार में ज्यादा मैं समझता हूँ मर्यादा के बाहर है, तो आप पढ़ लीजिए। उनके परिवार के लोगों का इसमें नाम भी दिया हुआ है। ये रजिस्ट्री मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा और आपके साथ साथ इनकम टैक्स को भी उपलब्ध करवाऊंगा, पीडी को भी उपलब्ध करवाऊंगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये वहां पर इनकी जगह है।
अब वहां जाते हैं कि इस जगह से राजेश शर्मा का क्या कनेक्शन है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, ये मैं आपको इसकी भी कॉपी दूंगा। ये जॉइंट वेंचर है, कुणाल बिल्डर्स और राजेश शर्मा के बीच में होगा निष्पादित। और इस जॉइंट वेंचर में बाकायदा किसकी कितनी हिस्सेदारी, एक रजिस्टर्ड जॉइंट वेंचर है। इसमें राजेश शर्मा का नाम दिया हुआ है, सेंट्रल पार्ट जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो राजेश शर्मा के नाम से उसमें दिया हुआ, वो 31 कागज में आपको मिल जाएंगे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये विषय जो है ये प्रदेश स्तरीय क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इकबाल सिंह बैंस का नाम आ जाता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल प्रसिद्ध है पूरे देश में, पूरे विश्व में झीलों के शहर के नाम से। यही यहाँ की सौंदर्यता है, प्राकृतिक सौंदर्यता, और यही भोपाल की पहचान है। अब जब भोपाल में मास्टर प्लान तो आता नहीं, कई सालों से कई लोग अटकाए हुए हैं, लेकिन एक मास्टर प्लान का मैं एक छोटा सा फोटो निकाल के आ रहा हूं जो आपसे स्पेसिफिकली मैं उदाहरण से आपको बता पाऊं। ये एक मास्टर प्लान है हमारे भोपाल का, उसका छोटा टुकड़ा मैंने निकाला है फोकस करने के लिए ग्राम सेवनिया कोण पे। अब आप इसमें देखते चलिए, ये नीला रंग का जो आपको दिख रहा है आकार, ये है भोपाल झील, और पूरा ग्रीन उसके आजू बाजू जो दिख रहा है ये है ग्रीन बेल्ट। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो पूरी जगह झील को संरक्षण मिल रहा है, इतना मोटा पट्टा ग्रीन बेल्ट पे चला आ रहा है। ये एनजीटी के भी नॉर्म्स है, ये पर्यावरण विभाग के मास्टर प्लान के, और जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे झील को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबके नॉर्म्स अनुसार काम करते हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसा अंग आपको दिखेगा झील के नजदीक, जहां मैं उंगली करके बता रहा हूं आपको, यहां पर आप देखिए ग्रीन बेल्ट है ही नहीं, या सीधे झील के बाद जस्ट आगे से जमीन शुरू हो जाती है। ये है सेवनिया गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सेवनिया गांव मतलब जहां पे इकबाल सिंह बैंस, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके व्यापारिक मित्र राजेश शर्मा, इन सबके हित यहाँ छुपे हुए हैं। यहाँ पे भोपाल की झील, भोपाल की सौंदर्यता, पूरे मास्टर प्लान को काट के रख दिया गया है। यह है इकबाल सिंह बैंस की ईमानदारी का सच, जो बड़े छाती ठोक के कहते थे कि हम ईमानदार, ऐसे अधिकारी वैसे अधिकारी। तो अब बात ये आती है कि गठजोड़ स्पष्ट है। राजेश शर्मा जी जिस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं वहीं पर इकबाल सिंह बैंस और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियां, सॉरी नामी, ये नाम संपत्तियां उनके नाम से है, उनके नाम से उनकी और उनके परिवार की संपत्तियां अधिक हैं, उनकी मैं आपको कॉपीज दे रहा हूं। साथ ही में जब आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप देखिएगा, वहां खड़े होकर देख के आइएगा नजारा कि भोपाल झील से मात्र 30 से 40 मीटर दूर वहां पर धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, और पूरे भोपाल में कहीं पर नहीं चल सकता, 300 मीटर दूर तक नहीं चल सकता। वहां पे 40 मीटर की दूर पे आप अपनी आंखों से जाके देख लीजिएगा, नहीं हो तो आज ही आप देख के आइएगा, बाकायदा दिन रात कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये किसके संरक्षण से चल रहा है? इकबाल सिंह बैंस, क्योंकि वो मुख्य सचिव थे और उस समय तो उन्होंने अपने पदों का इतना दुरुपयोग किया जिसकी कोई हद नहीं है। खुद के स्वार्थों में लोग पैसा तो कमाता है, लेकिन पूरे शहर को शायद नहीं बेचता होगा, लेकिन इन्हें उसमें भी कुटाई नहीं बनती। और 10 साल में जो प्लॉटिंग की परमिशन वहां नहीं मिली, क्योंकि मिल ही नहीं सकती थी, लो डेंसिटी एरिया है वो, लो डेंसिटी एरिया में धारा 61 के तहत परमिशन नहीं मिल सकती, पहली चीज। दूसरी बात, वहां का एफआईआर भी जितना कम होता है उससे दुगने से ज्यादा एफआईआर की परमिशन दिलवाई। और जैसे ही राजेश शर्मा का जॉइंट वेंचर होता है, जिस तारीख से 18/10/2021 को जॉइंट वेंचर हुआ, उसके तत्काल 1 महीने के बाद सारी परमिशन धड़ाधड़ मिल गई, सिर्फ 1 महीने में, जिनको लेने में सालों साल नहीं मतलब निकल गए, और वो परमिशन एक बार पूर्ण रिजेक्ट भी हुई थी। ये जो राजेश शर्मा की बाकी भी संपत्तियां हैं, क्योंकि राजेश शर्मा इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, उनकी आय से अधिक जितनी भी संपत्तियां हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये सारी संपत्तियां इकबाल सिंह बैंस और उनके परिवार पे काले धन से अर्जित करके बेनामी संपत्तियों के रूप में संचालित की जा रही है क्या? मैं इस पूरे विषय की जानकारी, अभी ये एक चीज के तथ्य आ गए हैं, इसके अलावा भी और तथ्य आना बाकी है, जैसे आगे मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद इंदौर में भी बहुत बड़ा घोटाला है, भोपाल में और भी जगह जहां पे पूरे का पूरा लैंड यूज अलग था, लेकिन एक भूमि जहां पे माननीय बैंस साहब का इंटरेस्ट था, वहां पे उन्होंने अकेली एक भूमि का लैंड यूज बदल दिया, और बाकी इर्द गिर्द सब का दूसरा है लैंड यूज। उसके कागज आ जाइए, उसको भी आपके सामने रखूंगा। और जब राजेश शर्मा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, इसके तुरंत बाद ही सौरभ शर्मा के तथ्य निकले, तो मुझे लगता है वो अब
चेतन कौन है ये मैं आपको बता। सौरभ शर्मा जो है एक आरक्षक है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी या व्यापारी नहीं, एक आरक्षक है। 19/10/2016 को ये नौकरी में आया, 10/6/2023 को नौकरी से बीआरएस ले लिया। ऐसा इतना हो गया था ये आरक्षक बन के उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी, उसने 6.5 वर्ष में बीआरएस ले लिया। बोले मैं कैसे आरक्षक बनूं, और दुबई में संपत्ति आरक्षक किसी को बच्चा देने में शर्म आ रही थी, तो इन्हें 6.5 वर्ष में बीआरएस ले लिया। उसके बाद इन्हें काम किया जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ है, चाहे अच्छा सवाल उठ रहे हैं पूर्व मंत्रियों पर ट्रांसपोर्ट के। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये कहती है और विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वर्तमान का प्रश्न भी उठना चाहिए। वर्तमान परिवहन मंत्री जांच के दायरे से बाहर नहीं है। जो वर्तमान परिवहन मंत्री हैं वो और उनका जो समस्त स्टाफ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल सहित सारी चीज के। उनके सौरभ शर्मा से कितनी बार बात हुई स्टाफ की, किस किस की बात हुई है, वो पूरी जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही में चेतन अपना नाम कभी चेतन शुक्ला बताता है, फेसबुक पे चेतन शुक्ला है और लोगों को चेतन शुक्ला बताता है, कहीं चेतन गौर लिखता है। और आरटीओ की महिला अधिकारी है एक, अभी वर्तमान में मुरैना में पदस्थ है, उनने इसको आरटीओ सिस्टम में लिया और आरटीओ के सारे अधिकारियों से कनेक्टेड है, इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े आरटीओ विभाग के अधिकारी क्यों अपने साथ में लेके घूमते थे, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और साथ ही में वर्तमान मंत्री जी को उनको बताना चाहिए कि आरोप पूर्व क्यों जा रहे हैं। गाड़ी तो आज पकड़ी गई, गाड़ी पे तो आज भी आरटीओ का लोगो लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यह कि आज भी वो गाड़ी आरटीओ के नाम से चल रही थी और वसूली कर रही थी। तो इसमें पूर्व का पूरा दोष कैसे आ सकता है? मैं पूर्व को दोषमुक्त नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान भी इसमें शामिल है। मैं ये कह रहा हूं वर्तमान में दो लोग हैं, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव, ये लोग भी अलग अलग टोल नाकों पे वसूली कर रहे हैं अभी भी, और ये सौरभ शर्मा पूरा कलेक्शन करता था। तो पूर्व मंत्रियों का तो ठीक है, तो सौरभ शर्मा वर्तमानों के लिए भी कलेक्शन करता था, मेरा ये आरोप है। कुछ लोग और हैं, तुबराम है, एक बघेल जी है, संजय जी हैं, इन सबको भी इस जांच के दायरे में लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो जारी करके आशंका जाहिर की थी कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो डिलीट हो सकते हैं। कारण यह क्योंकि इसमें नाम इतने बड़े हैं कि वो खुल गए तो सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर सकती है, इतने बड़े नाम। इसलिए उन सीसीटीवी फुटेजेस को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय हाईकोर्ट में जाकर के भी इसकी अपील करूंगा कि तथ्य मिटाए नहीं जाए। साथ ही में जो पूरी छापेमारी की कार्रवाई हुई, जब गाड़ी पकड़ी, पुलिस की भलाई देखी, पुलिस कितनी शरीफ है, पुलिस कह रही है हमने गाड़ी देखी, गाड़ी देखी, हमने तुरंत इनकम टैक्स को फोन करके इनकम टैक्स है उन्हें सामान निकाल दिया। आज तक तो आपने कभी गाड़ी देखी फोन नहीं किया, आपको छोटी छोटी गाड़ियां देखती आप बैठ जाते हो चालान काटने, आपकी गाड़ी टपकने लगती है। यहाँ आपने इतना बड़ा माल देख करके आप ये कह रहे हो कि हमने तुरंत आईटी, आपको कैसे पता भाई उसके अंदर माल था? आपने आईटी को फोन क्यों किया? मतलब आपको पता था ना, आप स्वीकार कर रहे हो कि हमें पता था इसके अंदर ये माल है, आईटी आके अलग करे, हम करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप आएगा। पहले से ही सब तयशुदा था। जो व्यक्ति है मैं वो दुबई पहुंच गया और वो पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जांच जो है वो पूरी सामने आ जाएगी। तो अब वो क्या दुबई शिफ्ट होने वाला है? क्या दुबई एम्बेसी से हमारी मध्य प्रदेश सरकार की कोई बात चल रही है इंडियन एम्बेसी के माध्यम से कि उसको कैसे वापस बुलाया जाए, कि दुबई में कौन कौन सी संपत्तियां हैं? विदेशी दौरों की भी जानकारी लेना चाहिए। आरटीआई विभाग के जो छोटे छोटे आरक्षक और आरटीआई हैं, इनके बेटे रिश्तेदार विदेशों में घूमते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, निवेश करते हैं। कौन संभालता था उसका नाम और उसके तथ्य भी मैं आपको दे दूंगा आने वाले समय में। और साथ ही में आपने देखा होगा इस विभाग में कोई प्रमोशन देना ही नहीं चाहता, बाकी जगह आंदोलन चल रहा है कि भैया हमें प्रमोशन दे दीजिए। यहाँ जो आरटीआई है 2011 में कह रहा हमें ऊपर मत दे दीजिए, हमें आरटीआई बने रहने दीजिए। वो एआरटीओ नहीं बनना चाहता, वो कह रहा है हमको आरटीआई ही बना रहने दीजिए। या आरक्षक जो है वो कह रहा है हमें सब इंस्पेक्टर मत बनाइए, हमें आरक्षक बना। एकमात्र ऐसा विभाग है और 2011 से लेकर अभी तक ना कोई प्रमोशन हुआ, उन्हें को मांग रहा है और होता है तो मना करते थे कि हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ नीचे जो है इस स्तर की कमाई चल रही है। तो मेरा कहना है कि इसके जो बड़े बड़े सरगना है, चाहे वो इकबाल सिंह बैस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, या आरटीआई हो, तुबराम हो, बघेल हो, ये सारे लोग हैं। और दूसरे जो सौरभ शर्मा ने बताया, एक का सच है, दूसरे सौरभ शर्मा, इन सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए और इन सभी का सच सामने आना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है सरकार से। साथ ही में मैं इस मामले में एक पत्र लिखूंगा
पीएमओ को मांग करूंगा न्यायिक जांच की, और एक कॉपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दूंगा, एक कॉपी सीबीआई को भी दूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दूंगा कि आप सब लोग भी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, इसमें भ्रष्टाचार का भी केस है और इतना बड़ा केस है, आप सब भी इसको अपनी जांच के दायरे में लीजिए और इसकी विस्तृत जांच कीजिए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न आप पूछ सकते हो, मैं आप सबको जितने मैंने कागज बोले हैं ये सारे कागज मैं आप लोगों को अभी प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। आपके कोई प्रश्न है तो मैं जो अभी नाम आपने सारे बताए, ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, ये नामों का तथ्य कहाँ से कैसे खुलासा हुआ है? सबको मैंने आपको बता दिया।